नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। चुनावी माहौल में गुजरात की जामा मस्जिद के शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी जी ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आवाज़े ख़वातीन के साथ जुड़े हैं मेहमान। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ जुड़ी हैं निशात हुसैन जी, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की राजस्थान की प्रमुख हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फिरोज मीठी बोरबाला, जो कि राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। ऑल इंडिया इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं फिरोज मीठीवाला जी। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़े हैं, जो कि जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे निशात जी से। निशात जी, जिस तरह का बयान आया है, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानों के लिए कोई जगह होनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो सबको आदाब। और बहुत ही बेवकूफाना सवाल इन्होंने किया है जो शब्बीर साहब हैं। पहली बात तो आपने कहा कि ऐसी चीजों के लिए कोई जगह है क्या, ऐसे स्टेटमेंट के लिए कोई जगह है क्या। मैं कह रही हूँ कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी बात है। ये लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता है। इनको बोलने से मतलब है। और कम से कम मुझे लगता है कि ऐसे बेवकूफाना सवालों पर हम कभी कोई चर्चा भी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि इनको लगता है कि बदनाम हो रहे हैं, तो क्या नाम नहीं हो रहा है। बदनाम हो रहे हैं और नाम हो रहा है इनका, खूब चर्चा में आ रहे हैं, खूब जानकारी इनकी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कोई जगह हमारे पास तो नहीं है। असल में मैंने शुरू में भी ये बात कही थी। और रहा सवाल खवातीन का, तो खवातीन के लिए जो इन्होंने बात करी है, कभी कहते हैं जामा मस्जिद में मत जाइए, फिर अपनी बात को वापस ले लिया। फिर वो हाजी अली की दरगाह पर मत जाइएगा, वहां पे इन्होंने नीचा देखना पड़ा। हम लोग लड़े, खूब लड़े और जीते आखिर। और वही कमेटी हमारे हाथों में फूल लेके हमारे लिए खड़ी हुई थी इस्तकबाल के लिए। तो ये सारी चीजें ये खुद इस्लाम का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अगर आप मेरी जो कोई बात सुनेंगे तो कहेंगे इस्लाम खतरे में आ गया। मतलब इस्लाम इतनी छोटी सी चीज है इनकी नजर में कि जब भी कोई बात होती है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है फौरन। तो खवातीन राजनीति में जाएंगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा इनकी नजर में। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नबी के टाइम से खवातीन का जो मुकाम रहा है वो इतना बेहतरीन है कि इसी युग में भी नहीं है। अगर हम बात करें अब तो अभी भी नहीं है जितना मुकाम उनका रहा है। हजरत उमर के जमाने में इंस्पेक्टर को, जो मार्केट की इंस्पेक्टर थी, वो मेमुना, हजरत मेमुना थी। अब आप ये बताइए कि हजरत उमर जैसे संजीदा इंसान जो राजनीति में परफेक्ट थे बहुत ज्यादा, आपसे अच्छा कोई भी नहीं था उस वक्त, आपने औरत पर यकीन किया क्योंकि वो ईमानदार होती हैं, वो लगन से काम करती हैं, वो सच्चाई से काम करती हैं। तो आपने पूरे मार्केट का इंस्पेक्टर उनको बना दिया। अब मार्केट के अंदर एक औरत का जाना, मैं तो कहती हूँ राजनीति से भी बड़ी बात नहीं, राजनीति से भी बहुत बड़ी बात है कि आप पूरे उस हलके की इंस्पेक्टर बन के और पूरे की रिपोर्ट करके आप हजरत उमर तक पहुंचाते थे। तो ये सर, हजरत खदीजा, आप सबसे बड़ी बिजनेसमैन थी उस वक्त, पूरे अरब हलके में कोई नहीं था। आप वहां पर उनको अपनी सेवाएं देते थे। मैं कहूँ कि वहां, अगर मैं ये कहूँ कि वहां पे नौकरी करते थे। तो ये सारी चीजें हैं क्या? ये सारी चीजों का अगर इनको इल्म होता तो ये कभी ये बात नहीं बोलते कि औरतों का राजनीति में होना नहीं होना जरूरी है या नहीं है। जी, फिरोज साहब, हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जब पैगंबर साहब के जमाने में जब इतना मुकाम हासिल किया था महिलाओं ने, आज ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? आज ऐसा क्यों है कि जो चंद लोग हैं वो इस्लाम का हवाला देकर महिलाओं की प्रगति रोकते हैं? पॉइंट इज के ये बात सही है कि इस्लाम पहला मजहब है जिन्होंने औरतों को एक लीगल एंटिटी बनाया, प्रॉपर्टी राइट्स दिए, डिवोर्स, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों को वो मतलब 1400-1500 साल पहले ये जो पूरे नियम आए वो काफ़ी औरतों के पक्ष में थे। हजरत खदीजा का इन्होंने बात की
ये कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता कि जब हम लोग बोलते हैं कि पूरे अरबस्तान में वो टाइम पे औरतों का मुकाम बहुत खराब था और बच्चियों को मारा जाता था, तो फिर ये हजरत खदीजा जैसी एक पावरफुल औरत कहाँ से आती है? मेरा बोलना है कि कुछ बातें हमसे नहीं की गई वो टाइम की अरब सोसाइटी के बारे में। वो टाइम का अरब सोसाइटी इतना खराब ही नहीं था जितना हमको बताया गया। मगर जब एक नया विचार आता है तो पहले विचार को बुरा है, वो सोसाइटी खराब था, तो वो एक अलग मुद्दा मैं डाल रहा हूँ यहाँ, उसमें मुझे चर्चा में लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो सब एंटी वुमेन फतवे या वगैरह वगैरह जो आते रहते हैं इन लोग की तरफ से, ये एक डीपर प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कल की भी बात में या परसों लोग जब बैठे थे कि इनके मदरसों में और इनकी किताबों में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है औरतों के खिलाफ कि ये कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती है। जैसे एक हदीस क्लियर कट है, जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी तो लगातार एक हदीस चली थी कि जो मुल्क की नेता कोई औरत बन जाती है तो वो मुल्क का कोई भविष्य नहीं है। ये हदीस है, तो उसको बार बार कोट करके ये लोग ने ये बात को वो आगे लेके जाते हैं। तो ये टिकट मत बांटो तो वो छोटी बात है, एक पूरी हदीस है जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर वो लोग कोट करते हैं। इसलिए मेरा बोलना है कि जो भी हम जैसे जो रिफॉर्मिस्ट है वो कौन सी हदीस से है, क्योंकि ये 200-250 साल के बाद वो कलेक्ट कर की गई थी। वो टाइम के समाज के हिसाब से वो हदीस आई थी, बहुत सारी फेक है। एक साथी जो नाम नहीं लूंगा वो ट्रबल में आ जाएगा, जमात इस्लामी का बैकग्राउंड का है, उसमें एक दिन बोल दिया था कि 1 लाख हदीस है पूरी गलत है, 1 लाख हदीस है। अब सोचो, और यही हदीसों का वास्ता ये लोग मस्जिदों में जुमा के बयान में देते रहते हैं, जिससे एक पूरा एंटी मुस्लिम माहौल औरतों के बारे में बनता है। जैसे एक हदीस से मैंने बताया था कि नबी बोलते हैं कि मैंने देखा है दोजक को, आई हैव सीन हेल, और उसमें आधे से ज्यादा जो है वो औरतें हैं। तो मतलब जो पाप की बुनियादी है वो औरतें हैं, मर्द उसी से खराब होते हैं। औरतें क्या कपड़े पहनती है उसी से मर्द बेचारे बहक जाते हैं, वहीं से बलात्कार होता है, वहीं से पूरी बुराई चलती है। तो बुराई का पूरा सेंटर ही ये लोग औरतों को बना देते हैं। ओके, जैसे और मैं आपको बता दूं, जैसे ईरान का जो मैटर है, फुटबॉल स्टेडियम में औरतों को नहीं आना चाहिए क्योंकि वहां मर्द आधे पैंट में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनको मतलब दे विल नॉट बी टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे विल गेट सेक्सुअली अराउज्ड। टीवी पे आप देखो, स्टेडियम में मत आओ। लड़ के अभी 500 औरतें ईरान के फुटबॉल स्टेडियम में आ सकती है, इतनी मूर्खता है ये मुल्ला क्लर्जी को लेकर। जो आज जो औरतें हिजाब के खिलाफ लड़ रही है ईरान में, वो तो मामला है, मगर पूरी जो क्लर्जी का पकड़ है ईरानियन सोसाइटी पे, उसको पूरा चैलेंज हो रहा है। और एक फतवा बता दूं जो भी पाकिस्तान से आया है, वो फतवा बोलता है कि खुल्लम खुल्ला, वो एक मौलाना है जो बोल रहा है, अक्टूबर का मैटर है वो, कि अहमदिया औरतें जो प्रेग्नेंट है उनको मार डालो ताकि उनके बच्चे पैदा ना हो। आप सोचे वो क्या बोल रहा है? अहमदिया बच्चों पैदा ना हो इसलिए प्रेग्नेंट औरतों को मार डालो। वो सरेआम घूम रहा है, वो जो कोई अरेस्ट वरेस्ट उसको किया नहीं है। तो पॉइंट इज के हम जैसे जो साथी है जो आज धार्मिक कट्टरवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो धार्मिक कट्टरवाद हिंदुत्व की हो, इस्लामिक हो, बुद्धिस्ट हो, सिखों की हो, जहां से भी आती हो, हम लोग को बहुत मतलब ये बात हिम्मत से बात बोलनी पड़ेगी। ज्यादा करके हम लोग इस्लामिक कट्टरवाद पे चुप बैठ जाते हैं या कोई दोगला पोजीशन लाते हैं। जैसे कन्हैया कुमार का जब गला कटा तो सभी मुस्लिम तंजीमों ने बोला कि वो गलत हुआ, इट वॉज अ हेट क्राइम। अरे भाई, वो हेट क्राइम नहीं था, वो ब्लास्फेमी का मामला था। ब्लास्फेमी इसके आपने मेरे मजहब को, मेरे नबी की तौहीन की है, मैं आपका गला काटूंगा, सर तक से जुदा करूंगा, ठीक है। और यही कानून हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही डिमांड कर रहा है जो पाकिस्तान का ब्लास्फेमी कानून है, ठीक है। तो जो डबल स्टैंडर्ड्स है मुसलमानों में, जो इनटॉलरेंस है, और मैं आपको 10 नाम दे सकता हूं जिन्होंने मुझे प्राइवेटली बोला है कि जो कन्हैया लाल का गला कटा वो सही हुआ, इसके बाद कोई तौहीन नहीं करेगा। ये तो हाल है हमारी मुस्लिम समाज के। हिंदू समाज को लेकर उनमें लोग हैं जो रामायण, महाभारत, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, गीता, ये सब खुलकर बातें होती है, मगर आप खड़े हो जाओ मिक्स मीटिंग में, मुसलमानों की मीटिंग में, तो बोलना भी मुश्किल है। ये मेरा जो तजुर्बा रहा है कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद वगैरह वगैरह पे ताली मारेंगे वो लोग, मगर इस्लाम को लेकर आप खड़े हो जाओ, बोलो हाजी अली दरगाह के बारे में, ट्रिपल तलाक के बारे में, चालों खड़े हो जाएंगे, हमारी कुरान और हमारी इस्लाम की बात मत करो। हाजी अली दरगाह को लेकर जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाई थी भारत के मुस्लिम आंदोलन के साथ,
तो एक जगह पे भारतीय मुस्लिम आंदोलन हाई कोर्ट में गई थी, उसी टाइप पे शनि शिंगणापुर का भी मैटर था, और हम लोग सड़क पे थे हाजी अली सबके लिए, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम महिला का सवाल नहीं था, सबका सवाल था। तो जो वाहियात किस्म की बातें मौलाना लोग की तरफ से आ रही थी कि मुस्लिम महिला मजार पे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सूफी संत, जो सूफी पीर की कब्र है, वो उनको नेकेड देख सकते हैं, यू कैन सी देम नेकेड। इट इज सो रिडिकुलस। ओके, क्यों मुस्लिम महिला नहीं जानी चाहिए कब्रिस्तान में? क्योंकि वहां जो पुरुषों की जो आत्माएं घूम रही है, वो और औरतों को नेकेड देख सकती है। तो हमारी जो बहन है नूरजा, उसने बोल दिया था एक बार दूरदर्शन रेडियो पे कि वहां तो औरतों की भी रूह जा रही है, तो आप लोग भी मत जाओ, आपको भी वो लोग बिना कपड़े देख लेंगे। तो पॉइंट इज कि एक बहुत बड़ा समस्या है, और मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी समस्या ये भारतीय सोसाइटी में है। बाकी के सभी जगह में एक डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, कुछ बातें आगे बढ़ रही है, मगर भारत में इन चीजों पे चर्चा करना ही एंटी मुस्लिम एंटी इस्लाम हो जाता है। और हम कुछ साथी तो खुलकर बोल रहे हैं। जब आप CNRC के टाइम पे महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आजाद के फोटो लगा रहे हो, और आप सत्याग्रह हिंसा की बात कर रहे हो, और जब सलमान रज़ी पे अटैक होता है तो आप चुप बैठोगे, कन्हैया लाल पे भी जो सच्चाई बोलनी है आप बोलोगे नहीं, तो ये कैसे समाज आगे बढ़ेगा? तो द अदर पॉइंट्स आर दैट बेसिकली द पॉइंट इज, एज आई सेड यस्टरडे, कि वन इज कुरान में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे महाभारत में, रामायण में है, ओल्ड टेस्टमेंट में है, सभी धर्म ग्रंथों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वैसे कुरान में भी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ज्यादा करके अच्छा है, कुछ चीजें प्रॉब्लमेटिक है जिसका फायदा आईसिस और अलकायदा भी उठा लेते हैं। और जो बोलते हैं कि आईसिस सब CIA मोसाद का मामला है, मैं 4 बार सीरिया जा चुका हूँ, आई नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। पॉइंट इज के जो इमाम कलबानी है, मक्का मस्जिद की इमाम, जो उसके इमाम थे, उन्होंने कहा है कि आईसिस कोई वैसा ही नहीं है, वो हम में से आए हैं। आईसिस अ प्रोडक्ट ऑफ सलफिज्म, जो जाकिर नायक का विचार है। So there are deep problems of intolerance, of extremism, of terrorism that come from within. तो जैसे बौद्ध धर्म को लेकर हमको लगा था कि बौद्ध धर्म सबसे शांति प्रिय है, मगर श्रीलंका और म्यांमार का हमने देख लिया है, जो आखिरी उम्मीद थी, वहां भी प्रॉब्लम है। मतलब सभी धर्म संकट में है, उसका रास्ता ढूंढना होगा। मैं मानता हूं कि एक रास्ता अध्यात्म का है, मगर धर्मों में जो मतलब जुडाइज्म का भी बड़ा प्रॉब्लम है। आप आज इजराइल को देखो, सबसे एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग सरकार वहां चुकी है, जो क्लियर कट बोल रहे हैं वही बात की, पैलेस्टीन मां को मार डालो तो उनके बच्चे पैदा ना हो, पूरे पैलेस्टीन आबादी को निकाल दो। उस किस्म के एकदम कट्टर यहूदी आज सत्ता में बैठ चुके हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। क्रिश्चियन जायनिज्म का प्रॉब्लम है, इस्लाम का कट्टरवाद का प्रॉब्लम है, हिंदू कट्टरवाद का प्रॉब्लम है। सभी धर्मों का एक बहुत बड़ा मसला कट्टरवाद का बन चुका है। और जो सही में धार्मिक लोग हैं, गांधी जी जैसे लोग या मौलाना जैसे लोग जो हमारे प्रतीक है, या बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म का एक रास्ता चुना था, उन्होंने रास्ता इसलिए भी चुना था धर्मों का, क्योंकि धर्मों में जो कंपैशन, करुणा, मर्सी, ग्रेस की बात है, वो सभी में है। ओके, सो द पॉइंट इज दैट देयर इज अ क्राइसिस। व्हाट दिस मौलाना सेड इज वन लिटिल पार्ट ऑफ द क्राइसिस, कि भाई टिकट मत दो, ठीक है, मगर उससे भयंकर चीजें हैं जिसके बारे में हमको खुलकर चर्चा करनी होगी। कभी कभी हमारे सर्तन से जुड़ा भी हो सकते हैं, मगर वो एक अलग मुद्दा है जी। जैसे रत्ना जी, मुझे तो काफी मुस्लिम दोस्तों ने बोला है कि तुम अगर एक मुस्लिम मेजोरिटी सोसाइटी में होते तो हम तुमको मुर्तद डिक्लेयर कर देते और तुम आज मारे जाते। मुर्तद का मतलब है कि जिसने इस्लाम छोड़ दिया है। वी वुड हैव डिक्लेयर्ड योर मुर्तद एंड यू वुड हैव बीन डेड। मेरे दोस्त हो गए, आज भी बात होती है, बट दैट इज द क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग। ओके, कैरी ऑन। जी 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 जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा उठाया है फिरोज जी ने। उनका ये कहना है कि डिबेट होनी चाहिए, यानी बातचीत होनी चाहिए, तभी जो है समस्या का हल निकल सकता है, तब समस्या को पहचाना जा सकता है, तब ये समझा जा सकता है कि वाकई ये एक मुद्दा है, यानी मुद्दों से भागने से काम नहीं चलेगा। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपसे जानना चाहेंगे कि एक ऐसा मुल्क जहां आरा और रजिया सुल्तान जैसी ताकतवर शख्सियत रही हो, या अगर हम बांग्लादेश की बात करें शेख हसीना, या पाकिस्तान की बात करें बेनजीर भुट्टो, ये सारी महिलाएं जो हैं ये बहुत उच्च पदों पर आसीन रही हैं और हैं। ऐसे में इस तरह की बातें जो कही गई शाही इमाम के द्वारा, वो आपको लगता है कि वाकई उनके कोई मायने हैं, जबकि महिलाएं लगातार जो है वो मुस्लिम समुदाय से जो है वो आगे आ रही हैं और इस्लाम को भी फॉलो कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है।
मेरा एक ही बोलना है, इसको शाही इमाम अपना मत बोलिएगा, उसको शानी इमाम या कोई शाना बंदा था, उसको शाही भाई कुछ है नहीं ये लोग, ये फालतू के हम लोग ने उनके ये सब तख्ती दे दी है। रत्न जी आपका बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी समर्थन करती हूँ इस बात का। ये कोई इमाम नहीं है, शाही भाई तो दूर की बात है लोग की। जी मेजर, आप कंटिन्यू करें। जी जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है रत्ना जी। और आपने जैसे कि शेख हसीना की बात करी, आपने रजिया सुल्तान की बात करी, आपने पाकिस्तान में बेनर भुट्टो थी, वैसे ही मैं कुछ एक चंद एक नाम आपको गिनाना चाहता हूँ। देखिए तंसुर सिलर, वो प्राइम मिनिस्टर और तुर्की थी 1993 टू 1996। मेगावाटी सुकरनरोपी, वो इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट थी 2001 2004। शेख हसीना जो कि प्राइम मिनिस्टर, जो आपने नाम लिया था इनका, 1996 2002 2009 में वो अभी भी प्रेसिडेंट में अभी भी वो हैं। बेनर भुट्टो जो 93 टू 96, 98 टू 1990, बाद में इनका असैसिनेशन हो गया आज से 10 साल पहले, वो अलग बात रही। अमीना फाकिम जो कि अभी फिलहाल मॉरिशस की प्रेसिडेंट हैं, 2015 से लेके अब तक हैं। बेगम सुल्तान जहां जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थी 1920 टू 1930, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ था। सारा शाह हलीम जो कि कलकत्ते से, बालीगंज से उनको टिकट मिला था पिछले साल, इस साल बल्कि कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां से लड़ी थी वो। तो देखिए इतनी सारी महिला हैं जो सत्ता में हैं, जो पावर में हैं, और उसके बावजूद भी शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब सिद्दीकी 21वीं शताब्दी में जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, भाई मैं फौज से आता हूं रत्ना जी, फौज में तो हमने परमानेंट कर दिया है नेशनल डिफेंस एकेडमी में विमेन्स कमीशन, परमानेंट कमीशन, जहां पे हम औरतों को आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। वहीं पे ही मेरे को ताजुब होता है, बड़ा ही और दुख होता है ये देख के कि कुछ लोग ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच रखते हैं। भाई इसी से ही तो लोग कहते हैं कि भाई रिग्रेसिव। और दूसरी बात है कि शाही इमाम साहब को ये हक किसने दिया, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो सोचते हैं कि भाई शाही इमाम हेड है मुस्लिम कम्युनिटी के, ऐसा कुछ नहीं है। भाई मैं, कई लोगों परसेप्शन है, मैं तो जो देखिए जो नॉर्मल आम तौर पे जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को की तरफ दिखता है आम तौर पे, जो इंटेलिजेंसिया है, जो समझदार लोग हैं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीबन आप देख लिए 30,000 लोग हैं, बच्चे हैं, और सेक्युलर यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि भाई वो मॉडर्न एजुकेशन की बात की थी, उन्होंने कहा था मॉडर्न एजुकेशन। अब आप देखिए एएमयू में भी लड़कियां बाकायदा तालीम हासिल करती हैं। भाई ये शाही इमाम जो है जिन्होंने ये बयान दिया है, देखो वो भी एएनआई ऐसी एजेंसी है तो जो कि अपने वीडियो बांटेगी, उसके बाद जाके हर एक चैनल पे जाएगा। भाई मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि ये शर्मनाक बयान है और ये समाज को पीछे ले जाने वाला बयान है बिल्कुल भी। तो इस बयान की मैं सख्त निंदा करता हूं, क्योंकि मेरी खुद की सगी बहन सारा शाह हलीम है जो कि इलेक्शन से खड़ी हुई थी और हम सब ने सपोर्ट किया था उनको, और बहुत अच्छा लड़ी थी वो इलेक्शन। तो शर्मनाक बयान है, मैं ऐसा बोलता हूं जी। जी 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 निशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब समाज सुधार की बात होती है, जैसे फिरोज जी ने कहा कि समाज सुधार की जो बात है वो बहुत जरूरी है और होना चाहिए सभी धर्मों में, जिस तरह से सोशल रिफॉर्म्स होते रहते हैं। आप जानती हैं, आप तो महिला काजी आप लोग बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ा हुआ है, कुरान को खुद पढ़ के आई हैं, अब महिलाएं जो पढ़ रही हैं वो समझ रही हैं। आपको लगता है कि इस तरह के जो बयान जब आते हैं तो महिलाओं को भी उठ खड़ा होना चाहिए इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि वो इसका आप तार्किक जवाब दे सकती हैं, कुरान के हवाले से ही जवाब दे सकती हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कहा है आपने, और मुझे लगता है कि खवातीन इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ गई हैं, निकल पड़ी हैं, सड़कों पे हैं और अपने मुद्दों पे लड़ाइयां लड़ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन जैसे बेवकूफ लोगों की बातों से बहुत ऊपर उठ गई हैं। अब इनकी बातों का जवाब देने का हमको जरूरी नहीं समझते हम लोग, क्योंकि हम बहुत ऊपर चले गए हैं। क्योंकि चले कैसे गए हैं कि हमने कुरान को समझा है, कुरान की स्टडी की है,
मैं बहुत ज्यादा अफसोस के साथ ये बात कहती हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो बगैर समझे पढ़ी जाती, सिर्फ कुरान के अलावा। तो इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, उसको समझा नहीं है, तर्जुमा इनको मालूम नहीं है, तो ये जो दिल चाहता है बकते हैं और गुनाहगार बनते हैं, अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो इनके लिए। तो आपने जो कहा कि औरतों को निकल जाना चाहिए, तो औरतें तो निकली हुई हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात तो यही हो गई है इनके दिमाग में। अभी आपने ट्रिपल तलाक पे देखा, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें कहते थे ये 5 औरतें क्या कर लेंगी, ये आरएसएस की औरतें, ये बीजेपी की औरतें, ये उनकी गोद में जाके बैठ गई हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मेरी नजर में मेरी तरह एक तंजीम है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन वो अपने आप में इतनी बड़ी बनी हुई है कि वो जो चाहे करें, लेकिन हमेशा औरतों के खिलाफ उन्होंने बात करी है। तो मेरी नजर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, औरतों के खिलाफ हमेशा उन्होंने काम किया है। और वहां पे जो औरतें बैठी हुई हैं, जिनको मेंबर बना रखा है, उनको भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा खामोश करके बिठा रखा है कि वो कभी भी बोल नहीं सकती है वहां पे। तो मतलब नहीं है इन औरतों का भी वहां जाने का, जहां पर इस तरह औरतों के खिलाफ बात होती है। जब ट्रिपल तलाक की बात आई, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा ये बात बोलता आया है कि औरतों को घर में बैठना चाहिए, बच्चे पैदा करें, बच्चे पालें, घर को संभालें, खामिन की खिदमत करें, ठीक है। लेकिन जब उन्हें लगा कि हमारी बहुत नीची होने वाली है, तो औरतों के कंधों पे बंदूक रखकर चला दी, हजारों लाखों औरतों को इन्होंने सड़कों पे उतारा, अपने लिए, अपने लिए, अपनी बात रखने के लिए कि हम बहुत खिलाफ हैं। और इन सब औरतों को ये कहा गया कि शरिया जो है खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और ये जो सरकार है ये तो बहुत ही कुछ गलत करती है। क्योंकि हजारों औरतें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनसे जब हमने सवाल किया कि तुम क्यों गई, बोला हमको पता ही नहीं था कि ये क्यों ले जा रहे हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी कि एक तरफ औरत घर में बैठ जाए, दूसरी तरफ तुम सड़कों पे आ जाओ हमारे साथ साथ, तो ये सारी चीजें जो है बहुत तकलीफदेह हैं। शाहबानों के देखिए, महिला जो मूवमेंट उठे हैं वो शाहबानों के केस से उठे हैं कि एक 70 साल की औरत को 70-80 रुपए बनते हैं और पूरा मुल्क का मुसलमान एक हो जाता है। तो तब हमको लगा कि क्या हम किस पे यकीन करें, आदमी हमको रोटी देने को तैयार नहीं है, क्या हम यूं ही पड़े रहेंगे। फिर वो एक लफ्ज मेरे मुंह में हमेशा आता है कि हमारे पैर का कांटा हमसे ही निकलेगा। तो ये समझ के सारे मूवमेंट, क्योंकि मुस्लिम खवातीन ये जो शाहबानों के केस से पहले कोई मूवमेंट इतने सशक्त नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो राजस्थान के इतिहास की ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फाउंडर भी मैं हूं, मैंने बनाई है। तो ये सारी चीजें उठ रही हैं, और अब खवातीन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, उसकी तकलीफ इनको सता रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि राजनीति में ना आए। अरे भाई क्यों ना आए, किस लिए नहीं आए, आप होते कौन है, आपकी बात मानता कौन है, आप किसको आदेश दे रहे हैं। और अभी फिरोज भाई ने सारी बातें वो करी कि बहुत अच्छी तरीके से बात रखते हैं, आप तो बहुत काबिल इंसान है, हम तो बकबक करने वालों में से ज्यादा है कि बिल्कुल जज्बात में आके बोलने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बात करते हैं। आप देखिए ड्रेस कोड पे हमेशा हर मजहब के लोग कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं। मतलब हम पहने इनकी मर्जी से, हम चलें इनकी मर्जी से, हम खाएं इनकी मर्जी से, हम बच्चे पैदा करें इनकी मर्जी से। तो मतलब हमारे कोई मुकाम नहीं है क्या? हमारा बहुत बड़ा मुकाम है कुरान में, और उस मुकाम को हम समझने लगे हैं कि बराबर का हमारा है। शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने एक बात और कही है, उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह से महिलाएं जब आगे आएंगी, वो मंच पर जाएंगी, तो हमारा जो हिजाब वाला जो इशू है, हिजाब का जो मसला है, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो यानी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान होते हैं। किस तरह से आप लेते हैं इस बयान को उनके? इसमें मैं बोलना चाहूंगी आपको कि काफी साल पहले की बात बता रही हूँ मैं कि मदरसा बोर्ड से हमारी जो स्कूल चलता था एक, वो रजिस्टर्ड था। तो मदरसा बोर्ड ने एक मीटिंग रखी, बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई, और उसमें औरतें जो मदरसा चला रही थी, स्कूल चला रही थी, उनको भी बुलाया गया।
वहां सारी बातें आदमियों ने रखी, तो मैंने उनको वहां से किसी को बुला के मैंने कहा कि मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम है स्कूल की जो भी है, और बहुत सारी बातें मैं बोलना चाहती हूँ। उन्होंने जाके उधर कहा तो उन्होंने सबने मना कर दिया कि नहीं, एक औरत मंच पे नहीं आ सकती है। अब जिन साहब से मैंने कहा, अख्तर कयूम साहब बहुत मोअज़्ज़िज़ इंसान है, उन्होंने कहा कि ये औरत मानने वाली तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, बड़ी वो मुसीबत में आ गए। उन्होंने जाके फिर कहा कि नहीं, वो नहीं मान रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मंच पे चादर तानो। अब चादर कहाँ से आएगी? सारे वो मौलवी मुल्ले उठे, सारे के सारे चादर निकाली गई, मंच पे चादर तान दी गई और मुझे पीछे खड़ा करा। तो मैंने सबसे पहले जो बात रखी वो यही रखी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किरदार इतना मजबूत है कि आप लोगों को देख के कहीं नहीं बहकेगा, आप लोगों को देख के कहीं नहीं हिलूंगी मैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भाई और मेरे बाप और मेरे वालिद जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, शायद उन्हें मुझे देख के शायद कहीं कोई हलचल हो, इसलिए ये पर्दा टांगा गया। तो मैं हर बात में जवाब देने में सक्षम रही हूँ, क्योंकि ये जो आपने बात कही है ना कि औरतें वहां पे बैठ जाएंगी तो हमारे तो, अरे मत देखो ना, तुम्हें भी पर्दा बताया है, आदमी को भी पर्दा बताया है। आप अपनी नजरें नीचे रखें, हमें क्यों देख रहे हैं आप? क्यों देखना चाहते हैं हमको? आप मत देखिए, आप नजरें नीचे रखिए। ये हुक्म है आपके लिए, पर्दा औरतों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए भी है। तो ये सारी चीजें, ये इनकी बकवासबाजी चलेगी और यूं ही हम लोग इनकी बातों का पलटवार करेंगे और इनको बेइज्जत करेंगे। ये इनकी बेइज्जती हो रही है। ये अगर कुछ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बेइज्जती है कि आप इस्लाम में इस तरह की बातें जो नहीं है उनको प्रचारित करना है। जी, जी। फिरोज़ जी, ये जो शब्बीर जी ने एक और बात कही, उनका कहना है कि महिलाओं को टिकट दिया जाता है और इस वजह से ताकि वो जो है वो आगे आएँ, एक तरह से विद्रोही बने और ये एक सोची-समझी साज़िश है। इस तरह की बातें जब कही जाती हैं किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको कहीं न कहीं लोग मानते हैं कि चलिए ये हमारे एक लीडर हो सकते हैं या एक धार्मिक धर्मगुरु हो सकते हैं। इनका फ़र्क ठीक है, एक पढ़े-लिखे तबके पर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या जो कम पढ़ा-लिखा तबका है या जो इन पे यकीन करता है, उस पर पड़ता है? इस तरह के जो बयान आते हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? कम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे तबका पे भी होता है। जाकिर नाइक के वहाँ जो जाते हैं वो सूट बूट पढ़े लिखे प्रोफेशनल जाते हैं, को डॉक्टर, को लॉयर वगैरह वगैरह। तो इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा क्राइसिस का सवाल है। दूसरा प्रॉब्लम है क्योंकि वो जुमे की नमाज इनके कंट्रोल में है, उसी टाइम पे लोग जाते हैं, सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बातें उनकी दिमाग में जा रही है। मगर आप देखो, जो जो बहुत बड़ी उम्मीद है और छोटी किरण की बात नहीं है, आज जाके ईरान में जिस प्रकार से पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है, नौजवान लड़की लड़के, पिछले 3 दिन से स्ट्राइक थी ईरान में। आप सोचे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक स्ट्राइक था ईरान में, और सरकार समझ नहीं पा रही कि इसका क्या वो लोग जवाब दे। तो आज सड़कों पे लड़कियां घूम रही है बिना हिजाब के, वहां की सो कॉल्ड मॉरल गाइडेंस पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही अभी सड़कों पे आने के लिए, सरकार उनको पीछे हटा दिया है। ओके, तो मेरा बोलना है कि ईरान में जो जो अपसर्ज हुआ है हिजाब के विरोध में, उसका भी नतीजा आएगा भारत में, पूरी दुनिया पे, जहां जहां भी ये शक्ति डाल रही जा रही है। मतलब सऊदी जैसे कट्टर सोसाइटी में आज ये सब चीजें निकाली जा रही है। अभी 2 ही दोस्त बचे हैं, अफगानिस्तान वाला तालिबान, वो तो 250-300 साल पीछे हट गए, क्योंकि 40 साल की जंग वो लोगों ने सही है, तो वो एक ट्राइबल सोसाइटी बहुत पीछे चली गई, उसके तो अपन वो एक अलग ही इशू है। मगर ईरान जैसा एक सिविलाइजेशन, सच ए रिच सिविलाइजेशन, उसको कैसे ये पूरा मुल्ला सिस्टम ने अपने कब्जे में ले लिया है, और आज 40 साल के बाद एक बहुत बड़ी उठाव उनके खिलाफ हो रही है। और वो उठाव है कि हमको एक सेक्युलर सोसाइटी चाहिए। द मुल्लास कैन नॉट टेल अस व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। इसलिए स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स डरे नहीं, औरतें के साथ उनके मर्द, उनके भाई, उनके हस्बैंड सब सड़कों पे आए। तो ये है एक ईरान का एक बहुत बड़ा। भारत का प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पिछली बार बोली थी, कि जो सांप्रदायिक माहौल है, जो पूरा मुस्लिम समाज हर बार बैकफुट पे होता है, तो हर बार बोला जाता है कि अभी मत बात करो, अभी रिफॉर्म की मत बात करो, क्योंकि मोदी बैठा है या हिंदू तो उसका फायदा लेगी। सो देयर इज नेवर अ राइट टाइम फॉर रिफॉर्म, आपको तो करना ही पड़ेगा। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जब सीएनआरसी की मूवमेंट चल रही थी, तब 1500 औरतें थी वहां। मैं मुंबई बाग की बात कर रहा हूँ, सभी काले बुरकों में थी, दैट इज ए चॉइस। मगर औरतें आके बोल रही थी मन से
कि हमारा ट्रिपल तलाक ले लिया है सरकार ने। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रिपल तलाक जो गया उनके फायदे में आया है, मगर मैंने वो मंच उसके लिए इस्तेमाल नहीं किया था, डिडंट से वर्ड। मगर द पॉइंट इज के दो स्तर पे मैंने बातें देखी कि ये बिल आने के, ट्रिपल तलाक का कानून आने के बाद जब मैं टीवी स्टूडियो में होता था तो आम औरतें, और मैं बस्तियों में भी गया था, आम औरतें, हिजाबी औरतें जो बस्तियों में रहने वाली, उन्होंने आंसू, मतलब उनके आंखों में आंसू थे, बोला ये कानून आया अच्छा हुआ ये गया, क्योंकि वो तलवार लटकी थी। कोई भी शौहर उठ के बोलेगा तुमने ज्यादा बोला, तलाक तलाक देके तुमको घर में से निकाल दूंगा। वो पूरा जो तलवार था मर्दों के हाथ से निकल चुका है। दूसरी बात है कि जो ओवैसी चिल्ला रहा था कि मुस्लिम मर्दों की लाइनें लग जाएगी जेल में, अरे भाई 2.5 साल के बाद एक मुस्लिम मर्द जेल में नहीं गया है। मगर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल अवार्ड का काम था वो भारतीय मुस्लिम आंदोलन की बहनों ने किया है, हम जैसे साथियों ने किया। हम लोग 4 मर्द पूरे देश में नहीं थे, निशा जी को पूछ लीजिए जो उनके साथ खड़े थे वो टाइम पे। पूरी सेक्युलर मूवमेंट हमारे विरोध में, पूरा मुस्लिम समाज हमारे विरोध में कि तुम ये गलत कर रहे हो। आज हम लोग वी हैव बीन प्रूवन राइट, वी हैव बीन प्रूवन राइट। मतलब यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया था कि कुछ अभी जब ये मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन राइट का जो मामला आया था उसमें कुछ 260 और फेमिनिस्टों ने एक स्टेटमेंट निकाली थी जिसमें अरुणा रॉय और तीसरा सेतलवाद का प्रमुख रोल था। उसमें वो लोग लिखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इनवैलिड कर दिया तो कानून की क्या जरूरत थी। अरे भाई दिस इज रिडिकुलस स्टेटमेंट। कानून बनता है तो इलीगल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड करार कर दिया था। पार्लियामेंट हैज टू क्रिएट अ बिल, उसके बाद इलीगल होता है। मगर जाके पूछो तो सही, वो करोड़ों मुस्लिम औरतों को, 10 करोड़ मुस्लिम औरतें हैं कि भाई ये ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। विभूति पटेल जो वाइस प्रिंसिपल है सफायस कॉलेज की, उसने बोला जो पढ़ी की लड़कियां थी मेरे कॉलेज में, सफायस कॉलेज में, बॉम्बे की टॉप मोस्ट विमेंस कॉलेज है, सब लड़कियों ने बोला ये कानून खत्म हो गया तो अच्छा हो गया। पॉइंट इज के समाज नहीं करेगा, मुस्लिम समाज नहीं करेगा तो ये औरतें जाएगी कोर्ट में, कोर्ट में जाएगी तो ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ने अपना काम किया। और वो बिल कोई एंटी मुस्लिम नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं वो बिल में, मेंटेनेंस के सवाल पे, एंड देयर आर अदर इश्यूज आल्सो, बट दैट हर बिल में कोई भी बिल कोई पूरा तो होता नहीं, उसमें अमेंडमेंट्स की गुंजाइश भी है। ओके, सो द पॉइंट बीइंग के एक छोटा सा भारतीय मुस्लिम आंदोलन और हम जैसे साथी जो इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी है, एक छोटा सा प्रोग्रेसिव लिबरल ताकत ने भी कुछ चीजें कर दी है जो 60-70 साल से नहीं हो रहा था देश में। ओके, इसलिए अभी हमारी कोशिश है कि एक इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, एंड आई विल इनवाइट माय फ्रेंड ओवर हियर आल्सो, दैट प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स need to come together and create our own national platform. Okay, and we will do it. जी जी, बहुत अच्छी बात कही है। जी जी, फिरोज जी ने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। मेजर, आपसे जानना चाहेंगे कि नौजवानों को साथ आने की कितनी जरूरत है। जिस तरह से ईरान में आपने देखा कि सारे जो छात्र थे वो साथ थे, और इस तरह से उसका उन्होंने कतर में भी उन्होंने जिस तरह से स्टेडियम में उन्होंने कहा, तो वो मेल्स वहां पर साथ थे। लेकिन हमारे यहाँ नौजवानों को साथ आने की कितनी जरूरत है, और जिस तरह से फिरोज जी ने कहा कि प्रगतिशील समाज सुधार से की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। जी, आपका दोबारा बड़ा अच्छा सवाल है रत्ना जी। अब देखिए, आपने क्योंकि युवा पीढ़ी की बात करी तो मैं बोल दूं कि रजियत उद दुनिया वद उद्दीन, रजी सुल्तान जिनको हम जानते हैं, उनका ये नाम था, जो खुद एक नौजवान थी, 31 साल की उम्र में दिल्ली की रूलर बनी है, पहली मुसलमान रूलर ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1905 में ये 1205 में इनकी पैदाइश हुई बदाऊं में, यूपी में, और इंतकाल हुआ 15 अक्टूबर 1240 में कैथल में। अब आप देखिए, इन्होंने 31 साल में कमान संभाली थी इन्होंने, और ये इनके कमान, ये खुद नौजवान थी, और ये भी सिर ढकी थी अपनी मर्जी से। ये तो रूलर थी, किसी ने इन पे इम्पोज नहीं किया था, किसी ने कहा नहीं था ये करो, उनकी जो मर्जी वो करेंगे भाई। अब आप देखिए, नौजवानों को साथ रहना बहुत मुश्किल, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे देश की 30% से ज्यादा तो युवा पीढ़ी की है। तो युवा पीढ़ी जो कहेगी वही हमारी आवाम की आवाज है, हमारे देश की आवाज है। और जैसे कि ऐसे बेतुके बयानबाजी करना, बयान सामने आना, जो कि शबीर साहब ने बोला है, भाई हम तो कोई भी इसका समर्थन नहीं करता। जो करेगा भाई, मैं पता नहीं कौन सी दख्यान्यूसी सोच वो रखते हैं, कौन सी विचारधारा वो रखते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को।
लेकिन जी हाँ, जहां पे युवा पीढ़ी आती है वहीं पे आप देखिए, अब आप खुद देखिए, अनुमान तौर पे जब इलेक्शन आते हैं कोई सी पॉलिटिकल पार्टी युवा पीढ़ी, यूथ के ऊपर क्यों फोकस करती है? इसलिए क्योंकि मैक्सिमम तो युवा पीढ़ी है ना हमारे देश की पॉपुलेशन, और यही युवा पीढ़ी कल को लीडर बनेंगे। यही युवा पीढ़ी जो है कल को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर, यही हर तरीके के लीडरशिप रोल्स ये संभालेंगे। तो बहुत जरूरी है युवा पीढ़ी को सामने आना और इस ऐसे से बयानबाजों पे इन पे नहीं पड़ना और अच्छी सोच रखना बेसिकली। जी रत्ना जी। जी जी जी। निशा जी, अब हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से तेजी आनी चाहिए समाज सुधार के कामों में, ताकि लोग जो है वो दिग्भ्रमित ना हो, वो सही दिशा में चलते रहें, समाज सुधार होते रहें, प्रगति करती रहें महिलाएं, और सभी तरह की चीजों से आगे बढ़ के हम भी जो है वो तरक्की के आसमान को छुएं। इसमें निशा जी से मैं खाली वही कहूंगा क्योंकि अभी भारतीय मुस्लिम आंदोलन सुप्रीम कोर्ट में गया है पॉलीगैमी के सवाल पे और चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो चाइल्ड मैरिज वाला मैटर है जिसमें अभी तक मुस्लिम समाज शामिल नहीं है, उस पर जरा बात कीजिएगा। हलाला पे नहीं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी तक मुस्लिम वो जो चाइल्ड मैरिज का एक्ट है उसमें मुस्लिम समाज वो बिल में नहीं है, तो ये तीनों पे आप बात करिएगा। जी 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 जी। देखिए, जो चाइल्ड मैरिज की बात है इस पे हम लोगों का बम्मा का जो था पॉलीगैमी और हलाला और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट पे बता रहे हैं ये, तो थोड़ी इसमें मेरे को कम जानकारी है, लेकिन मैं ये बताऊंगी आपको कि 3 शादी 4 शादी का जो एक किस्सा जो मशहूर कर रखा है, उसमें भी कुरान में कहीं भी इसकी इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि आप अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो उसकी बहुत सारी शर्तें हैं कि किन शर्तों को होते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हैं, और उस शादी में भी पहली वाइफ की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। और किसी जमाने में बहुत ज्यादा जब लड़ाइयां होती थी तो उसमें आदमी बहुत ज्यादा शहीद हो जाते थे, तो बहुत औरतें होती थी, तो किसी तरह की कोई बदकारियां ना फैले, इसलिए कभी कभी कोई ये इजाजत किसी जमाने में हुई होगी कि भाई एक से ज्यादा शादी आप करके औरतों को महफूज घरों में रखें, बच्चों को बाप का नाम मिले, ये चीजें कभी थी, हुई हैं। तो लेकिन अब ये जो मुद्दा पकड़ रखा है, हमारे नबी ने तो 7 शादियां की, हमारे नबी ने तो 4 शादियां की, ये जो सारी चीजें हैं, ये इस वक्त हमारे पास जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे ज्यादा केस जो चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि एक के होते हुए दूसरी शादी कर रखी है और पहली वाइफ के पास आ ही नहीं रहे, बच्चे को देख ही नहीं, तो उनके साथ हम लोग इस चीज को लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए हैं। रहा सवाल एक और बहुत ही खतरनाक जो मुद्दा है, वो ये है हलाला का, जो फिरोज भाई ने भी कहा कि हाँ ये है, ये बहुत ही खतरनाक मुद्दा है। और आदमी लोग क्या कहते हैं, ये आदमी के लिए बहुत बड़ी सजा है, आदमी के लिए ये बहुत बड़ी सजा है। मगर मुझे लगता है कि ये आदमी के लिए कैसे सजा है, एक औरत को आप किसी आदमी के पास भेज रहे हैं, रात भर वो रखेगा, सुबह वो तलाक दे देगा, तलाक देगा तो वो इज्जत काटेगी, फिर उसके पास वो आ जाएगी। यानी एक औरत को आप किस हद तक तलील कर रहे हैं, कहाँ तक ले जा रहे हैं, क्या उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इस पे भी और हलाला पे हम लोगों ने बहुत आवाज को बुलंद किया। इससे ये फायदा हुआ कि हलाला की जो दुकान चल रही थी, यानी आप ये देखिए कि जो हलाला करवा रहे हैं वो 50,000, आपने जाके कहा कि मैं हलाला करवाना चाहता हूँ, मेरे गलती से ये कर दिया और वो कर दिया, वो कहेंगे 50,000 रुपए लगेंगे, वो कहेंगे आदमी क्या क्या है, अरे हम बैठे हैं ना, हम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुबह तलाक दे। यानी आप इस पे हमने कम से कम राजस्थान की तो मैं बात करूंगी तो फक्र के साथ ये कहना चाहूंगी कि हलाला की एक भी दुकान नहीं है, सब बंद करवा दी हमने दिल्ला दिल्ला के, एक भी नहीं है। और चोरी छुपा कहीं हो रहा है उसकी हमको नहीं पता, लेकिन जो खुलकर जो चीज सामने आ रही थी उस सब पे हम लोगों ने बात करी है। अब चाइल्ड मैरिज की बात जो आई है कि बच्चियों को जो
अब इसमें बहुत सारी जो चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें मैं बालिग बच्ची होना जरूरी है। नबी ने अपनी साहबजादी की शादी 18 साल में की थी। तो उस जमाने में जब ये था कि 18 साल में शादी होनी चाहिए, क्योंकि बालिग वो जब ही होगी। और अभी जो बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से जो चल रही हैं, उसमें मेरा अपना ये मानना है कि 21 साल जो की है उस पर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला, काफी लड़कियां जो हैं बिल्कुल मजबूत होंगी, शारीरिक मजबूत होंगी, मानसिक होंगी, एजुकेशनल होंगी। और अगर वो कहीं किसी नौकरी में जाती हैं तो वो फाइनेंशियली भी मजबूत होंगी। तो मुझे लगता जी है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। लेकिन इस दौर में हम एक नई चीज और देख रहे हैं कि बच्चियां जो हैं बहुत जल्द अपने आप को बड़ा मान रही हैं। और वो कहीं ना कहीं ये मोबाइल के असर समझिए, टीवी के असर समझिए, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा समझ के और कुछ कदम ऐसे उठा रही हैं जो उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। उसके बाद वो जो पकड़ धकड़ होती है, धोखेबाजी होती है, तब जाके कोई चीजें समझ में आती हैं। और उसको हम बहुत प्रचारित भी करते हैं कि देखिए, एक कदम गलत बढ़ाया, उसको कितना बड़ा ये खमियाजा उठा रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बम्मा की पहल रही है। और बम्मा ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी कामयाबी हासिल की है। आप जैसे भाई साथ रहे हैं, बराबर डटे रहे हैं, बहुत लॉयर साथ में रहे हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ लोग साथ में रहे हैं। और हमारे साथ तो बहुत ही एक सशक्त शख्सियत रही है मोहम्मद फैयाज साहब, जो बम्मा की हर मीटिंग में आते हैं। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। तो हम लोगों ने एक ये भी चीज को चलाया कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं या और किसी महकमे में हैं, उनको भी हम किसी ना किसी तरह से जोड़ें, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा इस चीज में है कि पुलिस में काम किए हैं तो वहाँ बच्चियों के साथ क्या हुए हैं, किस तरह उनको पकड़ा गया, कैसे उनको उनके माँ बाप को समझाया गया। बहुत सारी चीजें इस तरह की निकल के आती हैं जो जिसमें हमें मदद मिलती है। तो ये जो सारे मुद्दे मम्मा ने उठा रखे हैं, एक में हमको कामयाबी मिली है और सब में भी मिलेगी इंशाल्लाह। जी जी जी। फिरोज जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे। कितना सफर अभी बाकी है, किस तरह से हम जो है वो अचीव कर पाएंगे जिस तरह के समाज की हम आप कल्पना करते हैं? आई थिंक इट्स अ लॉन्ग जर्नी, काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जो कट्टरवाद का प्रॉब्लम है, जो रूढ़ी परंपरा का प्रॉब्लम है, और हिंदू समाज में एक लंबी परंपरा है रिफॉर्म की। वो परंपरा मुस्लिम समाज में भी अभी आती जा रही है। दोनों के प्रॉब्लम्स काफी अलग भी है, कुछ समानता भी है, वो एक अलग मुद्दा है। मगर मैं यहाँ बात करूंगा सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर कि बहुत हौसले से, बहुत ऑनेस्टी के साथ हमको कुरान और हदीस का अभ्यास करना होगा। दूसरा है कि ये जो मदरसों में जो चीजें सिखाई जाती है, आपको देवबंद मदरसे की एक बात बता दूं, ये आरिफ मोहम्मद खान से जब बात हुई थी और वो छपा भी था कि वो देवबंद मदरसे में ये पढ़ाया जाता है कि जब नबी साहब जंग करते हैं और एक जगह को कब्जा करते हैं, तो फिर वो ऑफर करेंगे कि भाई आप मुसलमान बन जाओ, और अगर वो नहीं बने तो तब तक जंग करते रहो। ये आपके देवबंद के मदरसा में सिखाया जाता है, आपको पेज नंबर वगैरह सब बता सकता हूँ। सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ intolerance, of anti-women sentiments, of regressive beliefs। ये सब प्रॉब्लम्स है भारतीय मुसलमानों में भी। बहुत सारी अच्छी बातें भी है, जो अच्छी बातें हम लोग करते रहते हैं। मतलब आपको बता दूं कि ये जो इंटरफेथ गैदरिंग्स होते हैं हमारे, तो 8 धर्म के लोग, 8 पुरुष ही होते हैं ज्यादा करके। एक बार ये हमारे बम्बई में हम लोग ने करवाया था, तो अपनी अपनी धर्म के बारे में 5 अच्छी बातें बोलो। तो सब लोगों ने बोला। बाद में जो जैन धर्म के लोग, मुनि थे, उन्होंने कहा कि मैं ये 20 साल से कार्य कर रहा हूँ, हम लोग हर साल जमा होते हैं, अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर परिस्थिति तो बिगड़ती जा रही है। इसलिए क्योंकि वी आर नॉट ऑनेस्ट अबाउट द क्रिटिक ऑफ आवर ओन रिलीजन्स। सभी धर्मों, मतलब मुझे हिम्मत होनी चाहिए वो मंच पे जाने की कि इस्लाम की ये 5 अच्छी बातें हैं, तो इस्लाम की ये 3 प्रॉब्लमेटिक बातें, मगर वो हम लोग करेंगे नहीं, ढकने की कोशिश करेंगे। मगर वो जो जैन मुनि है या जो हिंदू धर्म का साधु है, सबके दिलों में उन अलग अलग धर्मों के बारे में सवाल है कि भाई वो तो बुरा ही है, मगर वो बोल नहीं रहा है, मगर कोई पूछ भी नहीं रहा है। ओके, सो ये जो, चाहे वो जो 2 बातों में जो चुप्पी हमारे समाज में होती है, जो हिपोक्रेसी होती है, वन इज अबाउट द इशू ऑफ सेक्स विच वी आर वेरी, चुप्पी चुप्पी होती है हमारे समाज में, एंड द अदर ऑफ द इशू ऑफ रिलीजन।
तो वन इज द ऑनेस्टी एंड द करेज, और वो सब रिफॉर्मर्स की क्या इतिहास वही है, और उसके साथ एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट अक्रॉस द कंट्री फॉर रिफॉर्म विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी। एक इंटेलेक्चुअल मोबिलिटी की जरूरत है जो हम लोग कर रहे हैं, और भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से ये पहला ऑल इंडिया नेटवर्क है और संगठन है मुस्लिम महिलाओं का, आजादी के बाद। आजादी के पहले भी नहीं था, मगर आधुनिक भारत में ये पहला ऑल इंडिया एक एफर्ट है जहां औरतें खुद रिफॉर्म का मूवमेंट चला रही है। और कल भी मैंने बात बोली थी कि जब तक औरतें कुरान और हदीस का तर्जुमा खुद नहीं करेगी, ये पुरुषों के ऊपर छोड़ेगी, तो ये बात आगे नहीं बढ़ने वाली। जैसे इनकी पूरी अलग अंडरस्टैंडिंग पॉलीगैमी को लेकर, और एक मौलाना मौलवी या एक पुरुष का एक अलग ही होगा। सो विमेन नाउ हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने पॉलीगैमी को लेकर एक पूरा ये किया है, रिसर्च किया है। वो किताब 20 तारीख को बम्बे में रिलीज होने वाली है, मैं उस कार्यक्रम में हूँ, तुषार गांधी भी आ जाएंगे। तो उन्होंने जो पोलिंग की है, जो सर्वे किया है, 85% ऑफ विमेन आर अपोज टू पॉलीगैमी। ओके, तो जो महिला की आवाज है वो सामने आए कि ये पॉलीगैमी हलाला तो इतनी बुरी है कि मुझे समझ नहीं आता कि आप औरत को बोलोगे, 4 बच्चे की माँ है, उसको बोलोगे कि मैंने तुमको तलाक दिया है, अभी तुम 15 दिन के लिए किसी के साथ शादी कर लो, वो तुम्हारे साथ सोएगा, वो तुमको तलाक देगा, वापस आ जाओ। अरे भाई, तुम कर क्या रहे हो? मर्द ने गलती की है, उसने दारू पी के कुछ किया होगा, तलाक 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 बोल दिया होगा, तो सजा पुरुष को देने के लिए आप औरत को बोले कि भाई तुम किसी गैर मर्द के लिए 15 दिन के लिए सो जाओ। मैं एक महिला को मिला था टीवी स्टूडियो में, उसने कहा था कि मैं मेरे शौहर, उसने तलाक दे दिया है, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो बोला कि तुम करके आओ हलाला, और मैं नहीं करना चाहती। ओके, तो ये जो मुद्दे हैं, फिर वो बोलेंगे मुसलमान कि भाई कितने हलाला के केसेस है, कितनी तलाक हो रही है। भाई न्याय एक सवाल, एक व्यक्ति का भी अन्याय होता है तो वो अन्याय है। जब कुरान बोलता है कि व्हेन यू किल वन इनोसेंट ह्यूमन बीइंग यू किल ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑपरेटिव वर्ड इनोसेंट है। जाकिर नाइक के लिए मैं इनोसेंट नहीं हूँ, वो तो बोलेगा इसको मार डालो, क्योंकि वो जो पूरी जो कुरान का वाक्य है वो है कि इफ यू किल वन इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जब आईसिस और अलकायदा वाले मारते हैं काफिरों को, तो उनके लिए काफिर तो इनोसेंट है नहीं, मारो भाई। ओके, और उसी के साथ ये काफिर वर्ड का भी मैं तो अभी 5 साल से विरोध कर रहा हूँ कि जब मुसलमान बोलते हैं कि हमारी धर्म की टीका मत करो, हमें बहुत बुरा लगता है। अरे आप तो, आपके वो सूरतुल काफिरून, तो वो चैप्टर का नाम है, सूरत का एक चैप्टर का नाम है सूरतुल काफिरून। और जब आप बोल रहे हो कि जो हम लोग वो वर्स कोट करते हैं कि टू यू योर रिलीजन एंड टू बी माई रिलीजन, आप लकुम दीनकुम वलिया दीन, आप अपना धर्म दीन पालो, मैं अपना दीन पालता हूँ। अरे मगर वो ओपनिंग लाइन ही है, वो ये डिसबिलीवर्स, मैं रत्ना जी को बोलता हूँ आप काफिर हो, आप डिसबिलीवर हो, मगर आप अपना धर्म पालो, मैं मेरा धर्म पालता हूँ। तो इंसल्ट कर रहा हूँ मैं रत्ना जी का, आई एम ऑफेंडिंग हर। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर। जैसे हम जानते हैं कि वेद में पूरी वर्ण व्यवस्था को क्या है, तो बाबा साहब ने उस पर लिखा है, गांधी जी ने उसके खिलाफ बोला है। तो वैसे ही हमको हमारे धर्म शास्त्रों में जाकर ये क्रिटिकल एनालिसिस करके ये सब बातें करनी होगी। हो रहा है, बाकी के मुस्लिम जगत में काफी कुछ हो रहा है, भारत के मुस्लिम समाज एकदम पीछे पड़ा है, उसको धक्का मार मार के हम लोग अभी करेंगे काम, और आप साथ में रहे हमारे साथ। जी बिल्कुल जी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो बातें निकल के सामने आई हैं वो यही है कि सही और गलत का फैसला महिलाओं को खुद करना पड़ेगा। उन्हें खुद कुरान पढ़नी पड़ेगी, हदीस पढ़नी पड़ेगी और फैसला करना पड़ेगा कि वाकई सही क्या है, और समाज सुधार की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ बढ़ना होगा और सबको साथ आना होगा। तभी धर्म गुरु यदि किसी तरह से बहकाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने इस तरह के जो उनकी इच्छा है उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी चर्चा होती रहेगी।